मायके का अंधेरा वर्सेस ससुराल की रोशनी। कितनी अजीब जिंदगी है मेरी, अंधेरे से शुरू अंधेरे में ही खत्म। ये रात भी मुझे बार बार एहसास करवाती है कि चांद की रोशनी मुझ पर नहीं आ रही और घर वालों ने भी अंधेरे में बंद करके मुझे अकेला छोड़ दिया। पता नहीं कब मेरी जिंदगी में वो रोशनी आएगी जिससे मेरी जिंदगी का ये अंधेरा अकेलापन खत्म होगा। अपने ही घर में पराई हो चुकी हूँ। शिप्रा चांद को देखकर जमीन पर ठंड से कांपते हुए सो जाती है। शिप्रा की ये दर्द भरी बातें सुन ऐसा लगता है उसकी जिंदगी में अंधेरा बहुत है। वो किसी उम्मीद, किसी रोशनी का इंतजार कर रही है। क्या वो उसे मिलेगी और इतनी परेशान क्यों होती है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह माँ दरवाजा खोलती है जिस चेहरे पर रोशनी पड़ती है। ये रोशनी नहीं, मुझे डर लग रहा है। बंद करो दरवाजा, बंद करो, मुझे अंधेरे में ही रहने दो। सुबह हो गई है, अब अंधेरे से बाहर निकलकर घर के काम कर ले, समझी? माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ थोड़ी देर बाद काम कर लूं, अभी उठने का मन नहीं कर रहा। तभी गुस्से में सुरेखा शिप्रा के बाल खींचकर, क्यों री, थोड़ी देर बाद में क्या महीना शुरू हो जाएगा कि जून जुलाई का? जहाँ तक मैं जानती हूँ सर्दी तो अभी 3-4 महीने की और है। चुपचाप से उठ जा, नहीं तो झुंड पकड़ के घुमा दूंगी। माँ मैं उठ रही हूँ, मुझे मत मारो, मैं करती हूँ अभी काम। अब आई ना तू लाइन पर, प्यार से मान जाती तो अच्छा होता। शिप्रा उठकर कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते हुए अंदर से लेकर घर के बाहर तक झाड़ू मारती है। फिर पोछा लगाने के बाद ठंडे पानी से सड़क के बाहर की धुलाई करती है। धुलाई करने के बाद वो नहा धोकर आती है और रसोई में से अपने लिए चाय लेती है कि तभी भाभी पायल हाथ पकड़ लेती है। ओ मैडम, किससे पूछकर रसोई में आकर चाय उठा रही हो? ये चाय मैंने बनाई है, ना कि तुम जैसी महारानी के लिए। चलो निकलो यहाँ से। भाभी बहुत ठंड लग रही है, सुबह से काम कर रही हूँ, चाय नाश्ता नहीं किया, थोड़ी सी चाय दे दीजिए, इतनी सारी तो है। बोला ना तुम्हें, कोई चाय नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। सबके कपड़े गंदे पड़े हुए हैं धोने के लिए। भाभी मैं 5 मिनट में चाय पीकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी, बस चाय पिला दो, ठंड लग रही है। लगता है शिप्रा तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, तुम्हारे भाई को ही बुलाना पड़ेगा। अजी सुनते हो? आनंद जी। अरे क्या हुआ? तुम्हारी बहन मेरी कोई बात नहीं सुन रही, बहस कर रही है। सुबह सुबह बोला कपड़े धोने जाकर, तो बोल रही है चाय जब तक दोगी नहीं मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मन तो कर रहा है शिप्रा तेरे पर हाथ उठा दूं, लेकिन वही वाली बात है, मैं तेरी तरफ बदतमीज नहीं हूं ना। तो तुझसे कभी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई नहीं है, तो तूने कभी कोई और काम ठीक से किया? अब कम से कम ये सब काम तो सीख ले कि ससुराल जाकर थुकवाना चाहती है। इतने में छोटी बहन आकर, अरे भैया मुझे शर्म आती है कि मेरी बड़ी बहन है, मुझे तो एकदम डफा लगती है। कहीं चले जाओ तो इसकी वजह से एम्बैरेस फील होता है। आपको पता है, इसे बोला कॉलेज में कि कॉरिडोर में चली जाओ और इसे कॉरिडोर का मतलब ही नहीं समझ आया, वॉशरूम में चली गई। बताओ कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है? इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ना खाना बनाने आता है, और जो इसके साथ होता है ये इसी के लायक है। भाई भाभी आप सब कुछ इतना डांटना है डांट लो, पर मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, मैं काम कर लूंगी। भूख लग रही है ना? तुम्हें भूख लग रही है? ये लो ठूसो। पायल जबरदस्ती फ्रिज से 2 सूखे ब्रेड निकालकर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस देती है, जो कि शिप्रा के लिए असहनीय था। भाभी ठूस, अब ठूस, बहुत भूख लगी है ना? हाँ खा ले, अब क्यों नहीं खा रही है? शिप्रा जबरदस्ती उस सूखी ब्रेड को मुश्किल से निकलती है और पानी पीती है। ये पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा टॉर्चर हो रहा था, बचपन से ही उसके साथ ये सब हो रहा था। दरअसल 5वीं 6ठी से ही पढ़ने में उसका इतना मन नहीं लगता था। बड़ा भाई, छोटी बहन पढ़ाई लिखाई, ड्राइंग, स्पोर्ट्स हर चीज में अव्वल आते थे, लेकिन शिप्रा हमेशा कम मार्क्स लाती थी। स्कूल में पीछे की बेंच पर बैठती थी, टीचर से डांट खाती थी, क्लास में खोई खोई रहती थी। एक लाइन में कहा जाए तो वो फूहड़ किस्म की बच्ची थी। उसकी इस परफॉर्मेंस में उसे घर में डांट भी पड़ती थी, और डांट खाते खाते उसकी जिंदगी और अंधेरे में चली गई। माँ बाप कम प्यार करने लग गए। कहीं बाहर सबको घुमाने ले जाना है तो सिर्फ शिप्रा को ही घर में छोड़कर जाते हैं। शिप्रा कितनी भी क्लमसी हो, लेकिन उसे डांस करना बहुत पसंद था। गाना सुनते ही थी नाचने लगती थी। एक बार 8वीं क्लास में क्लास से बाहर निकलने के बाद किसी गाने की धुन को सुनकर वो नाच रही थी। ओ कहंदी पंप अप द जैम, ओ कहंदी ओ जाने जाना, कहंदी सोनी दे नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लगदे। वाह बेटा वाह, क्लास के बाहर खड़ा होने के बाद, होमवर्क पूरा ना होने के बाद भी तुम डांस कर रही हो। अब तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाते हैं।
नहीं 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 मैम। स्कूल में इस हरकत के लिए शिप्रा के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। शिप्रा बच्चे स्कूल में पढ़ती है और 11वीं क्लास तक आते आते घर वालों को उसके डांस के शौक के बारे में पता चलता है तो पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। घर में अकेला बंद रखा जाता है, घर का काम करवाया जाता है। काम करने में कुछ गलती हो जाती थी तो अत्याचार भी सहना पड़ता था। अंधेरे में बंद कर दिया जाता था। शादी के बाद बाकी का टॉर्चर भाभी करने लगती हैं। खैर, भैया भाभी के डर से शिप्रा कपड़े धोने चली जाती है। मुझे नहीं पता था घर वाले इतने खराब होते। मेरे भैया भी ऐसे ही हैं, माँ पापा सब ऐसे ही हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बस सब काम करवाते, चाहे ठंड हो या गर्मी। मेरे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मीनू को तो मुझे समझना चाहिए था। बहन होकर उसने मेरा साथ नहीं दिया, जबकि मैंने उसके लिए कितना डांट खाई। बहुत ठंड है, हाथ सुन्न हो चुके हैं। कपड़े धोने के बाद खाना मांगती है, तब सास बहू टीवी देखते हुए गरम गरम समोसे खाते हैं और भाभी रात के खाने की प्लेट नंद को सरका देती है। ये लो खाओ। भाभी, ये तो रात के दाल चावल है, सुबह की रोटी सब्जी नहीं है क्या? आप लोग तो गरम गरम समोसा खा रहे हो, एक समोसा दे दो। देखो मम्मी जी, देखो आपकी बेटी कैसे नजर लगा रही है। चैन से खाने थोड़ी देगी, रोटी सब्जी खत्म हो गई है, तभी हम ये ऑर्डर करके खा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए दाल चावल रखे थे मैंने पहले ही बचा के, तो ठूस लो। भाभी, मैं भी तो इस घर की ही हूँ। अगर समोसे ऑर्डर किए थे तो 2 समोसे एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देती। कोई बात नहीं, आधा समोसा ही खिला दीजिए। तेरी मैया, तू कितनी डीप किस्म की है, कितना जुबान चलाती है। तू इतनी अच्छी नहीं है हमारे लिए जो हम तेरे लिए समोसा मंगाए। तुझे रात का खाना ही खाना पड़ेगा, समझी, वरना अंजाम तू जानती है। आंखों में आंसू लिए शिप्रा कमरे में प्लेट लिए रात का खाना खाती है, जो कि ठंडा था। भगवान, मुझे इस अंधेरी भरी जिंदगी से आजाद कर दो। मैं इस अंधेरी की जिंदगी में और नहीं जीना चाहती। मेरे अपने घर वाले मुझे चिढ़ाते हैं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ हर चीज में। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे से नफरत की जाए। 3 घंटे तक ठंडे पानी में कपड़े धोने के बाद शिप्रा कपड़े सुखाकर अपने कमरे में पैसे ढूंढती है, जहाँ उसे 20-25 रुपए मिल जाते हैं। शुक्र है मुझे पैसे मिल गए, इससे ही कुछ खुद लाकर खा लूंगी। अगले दिन जब राघव अपने कपड़े पहन रहा होता है तो कपड़े पर पीलेपन का दाग देखकर गुस्सा करता है। सुरेखा, तुम्हें पता है ना मेरे सफेद कपड़े कितने जरूरी होते हैं। इस पर इतना गहरा पीला रंग पहले नहीं था जितना अब है। कैसे साफ किया है तुमने? मुझे मत बोलो, तुम्हारी बड़ी बेटी का काम है ये, उसे ही सुनाओ धरकर। ऊंची आवाज में राघव शिप्रा को बुलाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तुम्हें अभी तक कपड़े धोना नहीं आया? ऐसे कपड़े धुलते हैं? तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा कर दिया था और अभी तक तुम्हें कपड़े धोना नहीं आया। अरे शर्म करो। मैं तो सुरेखा पहले ही कह रहा था कि ये लड़की नालायक निकलेगी। इसकी जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ठीक रहेगा। बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन इस निकम्मी से शादी कौन करेगा? कुछ आता जाता है इसे? अब इतना सर्दी में ये शर्ट दोबारा साफ करोगी तुम तो ये साफ भी नहीं होगी। बताओ मैं क्या करूं अब? कैसे अकल आई इसे? मुझे तो तरस नहीं आता इस पर बिल्कुल भी अब। अच्छा, इसे अंधेरे में बंद रखते हैं। पापा, मुझे अंधेरे वाले कमरे में नहीं रहना। वो रात को एकदम काल कोठरी लगता है, उसमें लाइट लगवा दो ना पापा। मैं सच में सारे घर के काम अच्छे से करूंगी। तेरी ये लाइन तो मैं स्कूल के जमाने से सुन रहा हूँ। आज तक ना तो ठीक से पढ़ाई कर पाई, ना घर का काम। जो तुझे अंधेरेपन की सजा मिलती है तो उसी के लायक है। डांट कर माता पिता भगा देते हैं। दिन गुजरते हैं। ठंड में शिप्रा के साथ सब सख्ती से पेश आते हैं। ठीक से ओढ़ने को रजाई, कंबल, स्वेटर, खाना कुछ नहीं मिलता। कमरे में भी बिना लाइट के रात को अंधेरे में रह रहकर डरने लगती है, लेकिन दिन के उजाले में खुद को खुश करने के लिए गाने की धुन पर थिरक भी पड़ती थी। एक दिन शिप्रा का नूडल्स खाने का मन होता है। वो बाजार से खरीद कर अपने अंधेरे वाले कमरे में नूडल्स खा रही होती है कि छोटी बहन फोन की फ्लैशलाइट जलाकर छीन लेती है। ओहो, जब भी कहूँ कि ये नूडल्स की खुशबू कहाँ से आ रही है? अंधेरे का फायदा उठाकर अकेले अकेले चाउमीन खा रही है। बताओ, पैसे कहाँ से आए तुझ पर दीदी? कहीं तूने चोरी तो नहीं करी? मम्मी पापा के पैसे लेकर? हाँ, चोरी ही की होगी, क्योंकि अच्छाई की उम्मीद तो तुझसे कर ही नहीं सकते। रुक, अभी बताती हूँ। नहीं नहीं मीनू, तू मुझे गलत समझ रही है। मैंने किसी के पैसे चोरी नहीं किए। ये मुझे मंदिर में पंडित जी ने कन्या समझ कर दिए थे बहुत दिन पहले। उसी की आज मैं नूडल्स लाई। बहुत खाने का मन था। तू खाती रहती है, मम्मी तुझे पैसे देती हैं, लेकिन मुझे ना पैसे मिलते ना घर से बाहर निकलने का मौका, बस काम से ही भेजते हैं। रुको रुको, तुमको अभी बताती हूँ मैं। माँ जल्दी आओ, देखो अंधेरे कमरे में चाउमीन खा रही थी। मीनू की एक आवाज पर सुरेखा आ जाती है और मीनू की बात पर विश्वास करके शिप्रा को डंडे से मारती है। आज के बाद तूने घर में चोरी की ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। हो जाएगी खट्टा शादी फिर।
तू 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 मीनू मीनू बहुत 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 गंदी बहन है। तू कभी मेरा साथ नहीं देती। तूने झूठ बोला, माँ से चुगली करी। मेरी भगवान तेरी जैसी बहन किसी को ना दे। हाँ तो की चुगली, तू बोलो। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। काश इस घर में मैं कभी पैदा ही नहीं होती। शिप्रा रोते हुए अंधेरे कमरे में सो जाती है। मीनू हंसते हुए उसके सामने ही नूडल्स खत्म कर देती है। एक दिन वो सब किसी रिश्तेदार की पार्टी में गए थे जहां शिप्रा को वो ले जाते हैं। वो अपना खाना खाने में बिजी थे कि डीजे पर गाना बजते ही शिप्रा डांस करती है। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का दिल मेरा मुफ्त का। अरे ये तो राघव सुरेखा की बड़ी बेटी है ना, इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। देखो कैसे कैसे गाने पर दूसरों की पार्टी में नाच रही है। तौबा तौबा। वही तो, ये देख, मुझे शर्म आ रही है। अरे ओ शिप्रा की माँ सुरेखा, देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है और तुम कहाँ गुलकंद खा रही हो। सुरेखा सबके सामने शिप्रा का हाथ खींच कर लाती है और घर जाकर उसे थप्पड़ मारती है। तुझे मना किया था ना, तू कभी डांस नहीं करेगी। फिर भी जितना तुझे डांस करने से रोको उतना तू डांस करने लगती है। करवा दी हमारी बेइज्जती, अब तेरी शादी करवानी ही होगी। हाँ, अब इसकी शादी कर दो, और नाक तो इसने कटवा ही दी है। नहीं मम्मी पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। नहीं पापा, आप इसकी बातों में मत आना। ये जितनी जल्दी यहाँ से जाएगी हमारी बेइज्जती कम होगी। तब भाई हाथ पकड़कर अंधेरे कमरे में डालकर कमरा बंद कर देता है। खोलो भैया खोलो, मुझे यहाँ पर डर लगता है। भैया थोड़ी तो रोशनी कर दो, मुझे रोशनी में ले जाओ। भैया मुझे इस डर के साए से निकाल दो। आप सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। शिप्रा दरवाजा खोलने की कहती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर माता पिता अब शादी के लिए घर ढूंढने लगते हैं। तब एक रिश्तेदार उन्हें शिप्रा के लिए रिश्ता दिखाता है। वो रिश्ता उसके अमीर परिवार का होता है जिसका स्वभाव अच्छा था। शिप्रा मंडप में विराट के साथ बैठी थी, बहुत सहमी हुई थी। पता नहीं मेरे अपने मायके वाले इतने खराब है जिन्होंने मुझे अंधेरे में रखा, तो ये अनजान लोग कैसे होंगे। कहीं ये भी मेरी जिंदगी को और अंधेरे में ना ले जाए। उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ। वर वधू का दाहिना हाथ दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः गृह्णाणि ते सुप्रजास्तस्वः हस्तं मया पत्स्याजर दृष्ट्यर्थ्यासः। विराट जैसे ही शिप्रा का हाथ पकड़ता है तो वो डर जाती है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे अरे क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? ये बहू को क्या हो गया अचानक। अरे अरे कुछ नहीं, शादी की वजह से थोड़ी घबराहट है, थकान में सो नहीं पाई ना। शिप्रा बेटा शांत। सुरेखा प्यार के चक्कर में जोर से शिप्रा का हाथ पकड़कर उसे डराने की कोशिश करती है। फिर वर वधू फेरे लेते हैं। शादी संपन्न होती है। शिप्रा बड़ी सी गाड़ी में बैठकर ससुराल में आती है जहां सुंदर जगमगाती लाइट जल रही थी। पेड़ भी लाइट से जले हुए थे। आसपास ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग निगाहें टिका के खड़े थे। फिर अवंतिका बड़े प्यार से बहू की आरती करती है। बहू चावल के कलश पर पैर मारकर गृह प्रवेश करती है। बहू, इस आलीशान ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें यहाँ पर कुछ भी चाहिए होगा तो बेटा बेझिझक बताना। अवंतिका उसर करते हुए उसके गालों पर स्पर्श करती है। तब फिर से शिप्रा डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मैं सब काम कर दूंगी, मैं सब काम कर दूंगी। बहू बहू बेटा क्या हुआ, तुझे तो इतना डर क्यों रही है। हमने तुझे किसी काम के लिए नहीं बोला। भाभी ये लीजिए पानी। शिप्रा के चेहरे पर डर देखकर सास नंद उसे सोफे पर बिठा देती है। शॉल भी उड़ा देती है। बहुत इतनी डरी हुई क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर ठंड लग रही है? सॉरी बेटा, चाहे हीटर लिया बहू के लिए। हाँ हाँ मैं भी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। शादी में भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं विराट जी, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता बहू तुम कोई प्लेट उठाने की रस्म कर पाओगी। जाओ तुम आराम कर लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, बताइए कैसे करना है। ठीक है तो बहू, ये रस्म ये दिखाती है कि बहू कितनी सर्वगुण संपन्न है और उसके आने के बाद ससुराल में कितनी शांति रहती है। यहाँ पर 7 प्लेटें रखी जाएंगी, तुम्हें एक एक करके बिना आवाज किए सब उठानी है। मैं कर लूंगी माँ जी। तब नंद 7 थाली में 7 सिक्के लड्डू रख देती है, जिसे बहू एक एक करके बिना आवाज के उठा लेती है और ससुराल वाले ताली बजाते हैं। वाह भाभी वाह, आपने तो बिना आवाज की सारी थाली उठा ली, एक सिक्के की खनक भी नहीं बजी।
देखा माँ, मेरी भाभी कितनी स्मार्ट है, हमारे घर में खूब शांति और प्यार बनाकर रखेंगी। चलो बहू, बहुत बातें हो गई, अब बहू को आराम भी करने दो, कल मुझे बहू की पहली रसोई का खाना भी चखना है। सब आराम करने चले जाते हैं। कमरे में ढेर सारी लाइट देखकर शिप्रा को असहज महसूस होता है, तो वो सारी लाइट्स बंद कर देती है। अरे, इन्होंने तो कमरे की सारी लाइट बंद कर दी, अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद सोने के लिए लाइट बंद की होगी, कोई बात नहीं। अगले दिन शिप्रा जल्दी उठकर नहा लेती है। कांपने पर स्वेटर पहने पहली रसोई में खाना बनाती है, जहां आलू ज्यादा उबल जाते हैं। ये भगवान, मुझे ठीक से कुछ नहीं आता। अभी हलवे जैसे आलू की सब्जी कैसे बनेगी और आटे में पानी भी ज्यादा हो गया। भाभी आप टेंशन मत लो, मम्मी को सारे बिगड़े काम बनाने आते हैं, है ना माँ? हाँ बहू, तो टेंशन मत ले। पनीर रखा हुआ है, पनीर की सब्जी बना देते हैं। आलू का हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है। ये सारे उबले हुए आलू मैश करने के बाद ही घी में हलवा बनता है। मैं तुझे आलू का हलवा बनाना सिखाऊं और आटे में सूखा आटा और ऐड हो जाएगा तो आराम से नरम पूड़ी बन जाएगी। सास बहू के माथे पर चूमती है, जिससे शिप्रा की घबराहट खत्म होती है और मुस्कुराकर अवंतिका कढ़ाई में उसे आलू का हलवा बनाना बताती है। साथ में पूरी का आटा लगाना भी, और नंद पनीर की सब्जी बनाने में हेल्प करती है। कुछ ही देर में स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है, जिस पर घर वाले खुशी खुशी खाते हैं। वाह भाभी, ये आलू का हलवा तो बहुत अच्छा है, कितने दिन बाद खाने को मिला है, वरना मैं तो गाजर का हलवा खा खा कर पक गया था। और मैं भी पक गया था। किसी के घर जाओ, शादी पार्टी में जाओ, तो वहां पर भी सेम गाजर का हलवा। आप सब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। माँ जी और दीदी ने खाना बनाने में मेरी हेल्प की है। मुझे ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया और आता भी नहीं है। अरे तो क्या हो गया भाभी, जरूरी थोड़े हर किसी को खाना बनाना आए शादी से पहले। मुझे भी नहीं आता ठीक से, वो तो बस माँ डांट लगाती है तो रसोई में आ जाती हूँ। बहू, तू खाना बनाने की टेंशन मत ले। अगर तुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता ना, तब भी मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगी, वरना नौकर तो है ही। हम तुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है? और तुझे कुछ भी सामान चाहिए इस घर में बेझिझक बोल। कपड़े, स्वेटर, शॉल, स्लीपर, और अगर तुझे साड़ी पहनने में कोई दिक्कत है तो अपने लिए सूट खरीद ले। क्या सच में माँ जी ऐसा हो सकता है? हाँ बहू, तू टेंशन मत ले। हाँ, आचू आचू। ओहो, तुझे तो सर्दी लग गई है। कमरे में बहू स्वेटर है, जा माया लेकर आ। माँ जी, मेरे पास स्वेटर नहीं है, मायके से कुछ सामान नहीं मिला। अच्छू। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? विराट शौर्य, बहू को सर्दी के कपड़ों की और जरूरतमंद चीजों की शॉपिंग करवाओ, उससे पहले उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। और बहू, मैं भी अभी तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, आराम से बैठ। अवंतिका बहू को सोफे पर पैर ऊपर कर बिठा देती है। देवर ब्लैंकेट ले आता है। नंद सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और भाभी के पास ही हीटर जला देती है। सास काढ़ा बनाकर ले आती है। ले बहू, इस काढ़े को तू पी तो ठीक हो जाएगी। जी माँ जी। भगवान जी, कहीं ये सपना तो नहीं है? मुझे तो लगा था मैं ससुराल में आ गई हूँ, जहाँ मायके वालों की तरह ही मुझे अंधेरे में रखा जाएगा, वैसा ही बर्ताव होता। लेकिन यहाँ कितनी रोशनी है, सब कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से मुझसे बातें करते हैं। थोड़ी सी छींक आने पर सब लोगों ने यहाँ का माहौल ही बदल दिया और माँ जी काढ़ा बना कर ले आई। और एक मेरी माँ थी जो बुखार में भी मुझे काम करवाती थी। आचू, माँ नाक बंद हो गई है सर्दी से, कुछ काम नहीं हो पा रहा, बुखार भी आ रहा है, मुझे दवा ही दिला दो। तेरी जैसी निकम्मी के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बीमार है तो बीमार पड़, घर के काम तो तुझे करने ही होंगे। ठीक है माँ, मैं घर के काम भी कर दूंगी, कम से कम काढ़ा बना कर ही पिला दो ताकि थोड़ा फर्क पड़ जाए। आपके काढ़े में जादू है। तेरी गुलामी करूंगी अब मैं? मर रही है, मर ले, जीना है जी ले, मेरे से मत बोल। मैं 4 दिन तक 101 बुखार में थी, लेकिन माँ ने जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन मीनू के लिए घर पर ही डॉक्टर आ जाता था। अरे बहू, तू कहाँ खो गई? देख, काढ़ा ठंडा हो रहा है, पी ले। जी माँ जी। किसी बात से परेशान है शिप्रा बहू? तो मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ ना। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है। दिन गुजरते हैं। शिप्रा ससुराल में आने के बाद गुमसुम भी रहा करती थी और खुद को अकेले अंधेरे कमरे में बंद भी कर लिया करती थी। उसकी ये बात ससुराल वाले नोटिस कर चुके थे। माँ, आपको भाभी कुछ अजीब सी नहीं लगती? खोई खोई सी रहती हैं, गुमसुम सी रहती हैं, उदास, जैसे कि कोई बात उन्हें परेशान कर रही हो। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, पता नहीं क्या बात है। शिप्रा के कोई बर्ताव को लेकर नंद और देवर उसे घुमाने का सोचते हैं। पहले तो नंद और देवर उसे मॉल ले जाकर ढेर सारी शॉपिंग करवाते हैं, फिर घूमने के लिए मूवी और सर्कस दिखाने ले जाते हैं, जिससे थोड़ा बहुत उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। पति भी सरप्राइज गिफ्ट में डायमंड सेट पहनाता है। वाह विराट जी, तो बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। आज से पहले कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं पहना। सब तुम्हारा है शिप्रा,
दिल करता है आसमान के सारे तारे लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं और जिंदगी खुशियों से रोशन कर दूं। अब सच में लगता है कि जिंदगी रोशन हो रही है और मैं अंधेरे से दूर। मतलब? कुछ नहीं। शिप्रा बात टाल देती है। एक दिन नंद कॉलेज के डांस कंपटीशन के लिए डांस करती है तो ये देखकर शिप्रा भी साइड में आकर डांस करती है। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ, तेरी सादगी में होके चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है दूर। वाह भाभी, आप तो मुझसे भी अच्छा डांस करती। आपके पास तो ढेर सारे अवार्ड होंगे ना डांस के। थैंक यू अमाया, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पास एक भी अवार्ड नहीं है क्योंकि मुझे कभी डांस करने ही नहीं दिया। मेरे सपनों ने मेरी तरह किसी अंधेरे में खो गए। लगता है आपके मायके वालों ने आपको कभी डांस नहीं करने दिया। लेकिन भाभी, अभी एक हफ्ते बाद इसी सिटी में डांस कंपटीशन है, आपको जाना चाहिए। मुझे पता है आप फर्स्ट प्राइज लेकर आएंगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शादी के बाद ये सब कोई नहीं करने देगा यहाँ। अरे क्यों नहीं करने देंगे बहू? शादी के बाद तुझे अपने जो भी सपने पूरे करने हैं, पढ़ाई लिखाई डांस कुछ भी, तुझे सब चीज का अधिकार है। हम तुझे नहीं रोकेंगे। और अब तो दोस्त डांस कंपटीशन में जरूर जीत के आएगी, ठीक है? मेरी बहू को इतना अच्छा नृत्य कला आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। घर में सभी लोग शिप्रा को डांस के लिए एनकरेज करते हैं और एक हफ्ते बाद वो इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और डांस करने के बाद फर्स्ट प्राइज भी जीतती है, जिससे उसका आत्मविश्वास फिर से लौटता है। आप फर्स्ट टाइम कुछ कहना चाहेंगे मिसेस शिप्रा पोद्दार? जी जरूर कहना चाहूंगी। आज से पहले इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। जिंदगी में पहली बार मैं किसी चीज में फर्स्ट आई हूँ और ये वही चीज है जिसमें मेरा हमेशा तन मन लगा रहता था। डांस पर मेरे माता पिता को ये फिजूल लगा, इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। लेकिन आज मेरे सपने को पूरा करने में मेरे वो ससुराल वाले हैं जिन्होंने मुझे अंधेरे से निकालकर उम्मीद की नई रोशनी में ले आए, खुशियों से मेरी जिंदगी को संवार दिया। मैं एक डरी गुमसुम वो लड़की थी जिसे घर में कभी किसी ने प्यार नहीं किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर बहुत बहुत प्यार न्यौछावर किया। बहू की स्पीच सुनते ही सब भावुक हो जाते हैं और सास पति बहू को गले लगा लेते हैं। घर आकर वो बहू की मायके की असलियत को जानते हैं, जहां शिप्रा सब बता देती है। तब ससुर बहू के सिर पर हाथ रखकर, बहू खुद को कभी अकेला मत सोचा। तुम्हारे खुद के मायके वाले ऐसे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें नहीं समझा, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें फिर से उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। हाँ बहू, मुझे तो गुस्सा आ रहा है तेरे मायके वालों पर, लेकिन अब तू मेरी बेटी है, किसी चीज की चिंता मत कर। सास बहू को फिर से गले लगा लेती है। 2 दिन बाद ससुराल वाले किसी बड़ी सी पार्टी में जाते हैं, जहां बहू भी सुंदर सी गहने में लथपथ तैयार होकर आई थी। उसी पार्टी में उसके मायके वाले भी आए थे। तब पायल और सुरेखा अचानक से शिप्रा को देखकर हाथ जकड़ लेते हैं। ओह नंद जी, तुम इस शानदार पार्टी में क्या कर रही हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ आने की। और कपड़े तो देखो कैसे महारानी की तरह पहने, फिर भी तुम्हारी औकात वही रहेगी, हमारी जुती के नीचे। चलो अभी तुम्हें इस पार्टी से निकलवाते हैं। और क्या, वरना ये फिर से हमारी बेइज्जती करवा देगी यहाँ नाच कर। छोड़ो मेरा हाथ। आपको सुनाई नहीं देता मेरी बहू ने क्या बोला? उसका हाथ छोड़िए। बहू के ससुराल वाले मायके वालों की हरकत देख लेते हैं। सास हाथ छुड़ाती है। आप सबकी करतूतों से हम अच्छे से वाकिफ हैं। अभी आज तक देखा नहीं था, लेकिन देख भी लिया कि आप कितने पढ़े लिखे जाहिल हैं। और आप लोग होते कौन हैं इस पार्टी से निकालने वाले? हम यहाँ इनवाइटेड हैं, बहू हमारे साथ आई है। आप सबने मेरी पत्नी को कम दर्द दिए हैं जो आज भी उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आपने इसे इतना अंधेरे में रखा कि उसे पता ही नहीं चला खुशियों की रोशनी क्या कीमत होती है। बहू, आज तो फैसला कर ले, तू जो बोलेगी वही होगा। इन लोगों ने तेरे साथ बहुत गलत किया है, फैसला तेरे हाथ में है। फैसला हो चुका है। मायके का अंधेरा मुझे तोड़ नहीं सका और ससुराल की रोशनी ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए मायके का अंधेरा इसीलिए डरावना था क्योंकि वो मुझे अपनों ने दिया, लेकिन ससुराल की रोशनी इसलिए सच्ची है क्योंकि वो बिना शर्त के मिली है। यकीन नहीं होता खुद के घर वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें माफ कर दे बेटी, हमने तुझे कभी कुछ समझा नहीं, एक मौका और दे। मैं माफ कर चुकी हूँ क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन अपने अतीत के जख्मों को कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए आप लोगों से अब मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। मेरे लिए अब जो भी है मेरा ससुराल ही है। इस तरह शिप्रा अपने मायके वालों को आईना दिखाकर हमेशा के लिए उनसे दूरी बना लेती है और अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।